वेलकम दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड के ज्योग्राफी के पाठ 5 जिसका नाम है बिहार खनिज एवं ऊर्जा संसाधन को पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग सभी पाठ पढ़ लिए हैं। ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में लिंक है, जाकर देख लीजिएगा। यह 5 का ख है जिस पाठ का नाम है बिहार खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। पीडीएफ का लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर क्लिक करके जाके आप लोग पीडीएफ पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ को। सबसे पहले पाठ परिचय के बारे में जान लेते हैं। खनिज संपदा की उपलब्धता किसी भी क्षेत्र या राज्य की आर्थिक विकास का सूचक होता है। जिस राज्य या जिस क्षेत्र में खनिज अधिक होता है वह क्षेत्र ज्यादा विकसित होता है, लेकिन जिस राज्य में खनिज की संसाधन कम होती है, खनिज जैसे संसाधन कम होते हैं, वह उतना ही निम्न होता है। जैसे बिहार में खनिज संसाधन ना के बराबर है, इसीलिए बिहार पिछड़ा हुआ है। बाकी दूसरे राज्य जैसे गुजरात हो गया या फिर जो है इधर जो है महाराष्ट्र हो गया, इधर खनिज भंडार काफी अधिक है, इसीलिए यह सभी राज्य काफी आगे हैं। खनिज किसे कहते हैं? तो धातु युक्त ठोस पदार्थ। पृथ्वी की परत में विद्यमान धातु युक्त ठोस पदार्थ को खनिज कहते हैं। जिस पदार्थ में धातु की मात्रा होती है उसे खनिज कहते हैं, और जिस पदार्थ में धातु की मात्रा काफी अधिक होती है उसे अयस्क कहते हैं। तो वैसा खनिज जिससे धातु आसानी से प्राप्त कर सकते हैं उसे अयस्क कहते हैं। लेकिन खनिज किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की परत में विद्यमान धातु युक्त ठोस पदार्थ को खनिज कहते हैं। जिसमें धातु की मात्रा विद्यमान होती है उसे खनिज कहते हैं। तो कोई देश विकसित है या विकसित नहीं है, यह कैसे पहचान होती है? तो खनिज संसाधन के कारण ही पहचान होती है। बिहार विभाजन के बाद जो भी खनिज संपदा था वह सब कहाँ चला गया? झारखंड में चला गया। बिहार विभाजन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। बिहार राज्य से अलग हो गया था झारखंड, जिसके कारण जितने भी खनिज थे सभी झारखंड राज्य में चला गया। बिहार में चूना पत्थर और पाइराइट ही ऐसे दो खनिज है जो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। बिहार में अधिक मात्रा में चूना पत्थर और पाइराइट खनिज पाए जाते हैं। बाकी जितने भी खनिज थे जैसे कोयला हो गया, लोहा हो गया, यह सभी खनिज जो है झारखंड राज्य में चला गया जब बिहार का विभाजन हुआ। तो बिहार में खनिजों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया। बिहार में खनिज को जो है 2 वर्गों में मुख्य रूप से बांटा गया है। एक है धात्विक खनिज और दूसरा है अधात्विक खनिज। जिसमें धातु की मात्रा विद्यमान होती है उसे धात्विक खनिज कहते हैं, और जिसमें धातु की मात्रा विद्यमान नहीं होती है उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। धात्विक खनिज के अंतर्गत बॉक्साइट आता है, मैग्नेटाइट आता है और सोना आता है। अधात्विक खनिज में चूना पत्थर आता है, यानी जिसमें धातु नहीं होता है उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। जैसे चूना पत्थर हो गया, अभ्रक हो गया, डोलोमाइट हो गया, सिलिका सैंड हो गया, पाइराइट क्वार्ट्ज हो गया, फेल्सपार हो गया, चीनी मिट्टी हो गया, स्लेट एवं सोरा जैसी अधात्विक खनिज बिहार में मिलते हैं। शक्ति के संसाधन, शक्ति के साधन को हम लोग जान लेते हैं। तो बिहार में शक्ति के साधनों में से किसी भी साधन में विकसित नहीं है, दूसरे पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है। बिहार में शक्ति के साधनों में किसी भी साधन में बिहार जो है विकसित नहीं है। बिहार में शक्ति के साधन के लिए जैसे बिजली के लिए हमें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं? नेक्स्ट है परंपरागत ऊर्जा स्रोत। परंपरागत ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं? जो प्राचीन होता है उसे परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं? जो आधुनिक होता है, जो नया होता है, जिसका हाल फिलहाल में ही उपयोग किया जाने लगा है, उसे गैर परंपरागत स्रोत होता है। जैसे परंपरागत स्रोत में कोयला आता है, पेट्रोलियम आता है, जल विद्युत आता है। और गैर परंपरागत स्रोत में क्या आते हैं? तब बायोगैस आता है, सूर्य की ऊर्जा आता है, सोलर ऊर्जा आता है। यह सभी होता है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत होता है। जैसे सूर्य की ऊर्जा को अभी हाल ही में हम लोग उपयोग कर रहे हैं, या फिर गोबर गैस को हाल ही में उपयोग कर रहे हैं, अतः यह ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के अंदर आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव कभी कभी पूछ देता है कि बायोगैस ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है या गैर परंपरागत, तो गैर परंपरागत मारिएगा। अगर पूछेगा कि कोयला ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है कि गैर परंपरागत, तो ऊर्जा काफी प्राचीन जमाने से है, और ऊर्जा जो है यह काफी पहले से कोयला का उपयोग हम लोग करते आ रहे हैं ऊर्जा के रूप में, अतः कोयला ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत में बिहार के कई तापीय विद्युत केंद्र है। इसमें कहलगांव है, कांटी है, बरौनी तापीय विद्युत केंद्र है, जिससे बिजली उत्पादन करते हैं। हम लोग बिजली प्राप्त करते हैं कहलगांव से, कांटी से, बरौनी से, यह सभी बिहार में है।
कहलगांव सुपर थर्मल पावर बिहार की सबसे बड़ी तापीय विद्युत परियोजना है। इसकी स्थापना 1979 ईस्वी में की गई थी। कहलगांव यहाँ पे वह छूट गया। कहलगांव सुपर थर्मल पावर की उत्पादन क्षमता 840 मेगावाट है। नेक्स्ट है काटी तापीय विद्युत केंद्र मुजफ्फरपुर के निकट है। इसकी उत्पादन क्षमता 120 मेगावाट है। यह सभी कोयला से उत्पादन किया जाता है। यह जो तापीय विद्युत केंद्र है, इसे बिजली उत्पादन किया जाता है, वह कोयला से उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है बरौनी ताप विद्युत परियोजना की स्थापना 1970 ईस्वी में की गई थी। इसकी उत्पादन क्षमता 145 मेगावाट है। इस परियोजना की स्थापना रूस के सहयोग से किया गया था। इसमें भी जो बिजली का उत्पादन होता है वह ताप के माध्यम से यानी कोयला के माध्यम से उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है जल विद्युत। जल विद्युत भी ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है। बिहार में जल विद्युत परियोजना का काम तेजी से हो रहा है। इसके विकास के लिए 1982 में बिहार राज्य जल विद्युत निगम का गठन किया गया। इसके द्वारा 2055 मेगावाट उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। गैर परंपरागत स्रोत किसे कहा जाता है? जिसका उपयोग हाल ही में किया जाने लगा है। प्राचीन काल से नहीं किया जा रहा है, बल्कि जिसका उपयोग हाल ही में किया जा रहा है, जैसे बायोगैस हो गया, सूर्य की ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया। जैसे बायोगैस से हम लोग बिजली निकालना या कोई बल्ब जलाना या खाना बनाना कब से सीखे हैं? बहुत कम समय हो गया। सूर्य ऊर्जा से भी बहुत वहीं जो है 30-40 साल हुआ होगा। पवन ऊर्जा से भी, पवन चक्की से हम लोग बिजली निकालना 30-40 साल हुआ। तो जो नया है उसे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, जो पुराना है उसे परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहिए। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत में बायोगैस आता है, सौर ऊर्जा आता है, पवन ऊर्जा आता है। और इसका जो उद्देश्य होता है वह ग्रामीण लोगों में यानी ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति इसी से हो सकती है। जैसे कहीं खेत में बायोगैस स्थापना कर दीजिए या सौर ऊर्जा बड़का सोलर लगा दीजिए, एक गांव को बिजली दे सकते हैं। या पवन चक्की लगाकर 2-3 गो गांव को या 10 गो गांव को बिजली दे सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में कितना बार पूछ देता है पवनों का देश किसे कहा जाता है, तो डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे अधिक पवन से बिजली उत्पादन करने में डेनमार्क प्रथम स्थान पे है। बिहार में 92 संभावित स्थलों की पहचान की गई है जहां लघु जल विद्युत परियोजनाओं को विकसित किया जा सके, जिनकी कुल क्षमता 46.1 मेगावाट है। बायोगैस गांव में भोजन बनाने संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। नवीकरणीय किसे कहा जाता है? जिसे एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा आसानी से प्रयोग में लाया जा सके। जैसे सूर्य की ऊर्जा, जल ऊर्जा, यह नवीकरणीय। और अनवीकरणीय किसे कहते हैं? जिसका एक बार उपयोग करने के बाद फिर दोबारा आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सके, उसमें करोड़ों साल लग जाते हैं, वह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम हो गया। अब तक 1.25 लाख संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। बायोगैस संयंत्र 1.25 लाख संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। अगर आपके गांव में है तो नीचे कमेंट करके बताइए कि हमारे गांव में बायोगैस संयंत्र है। तो ये था बिहार खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के महत्वपूर्ण टॉपिक का व्याख्या। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब काफी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।